हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज देखो बच्चों, हम लोग आ गए लेक्चर 22 पर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर 7 जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। किसके? आईआईटी जेई में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग क्वेश्चन 9 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो देख ज़रूर लेना बच्चों। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो आप लगाओगे ही, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, बहुत लंबा चैप्टर हो गया है। चैप्टर लंबा लंबा नहीं है, कॉन्सेप्ट इसमें ढेर सारे हैं, इसलिए हमको टाइम लग रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स, ये 2019 में आया है, ठीक है, मीन्स में। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along the positive x-axis. Identify all figures that correctly represent the motion qualitatively. A जहाँ पर एक्सेलरेशन है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी, x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल टू टाइम। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप डायरेक्ट फिगर पे भी, ये जितने भी ABCD फिगर बने इनमें वो करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है। बात समझ में आ रही? आपको बच्चों ध्यान होगा, हम लोग जब ये मोशन पढ़ रहे थे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर याद होगा आपको, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो हम लोग जो पोजीशन वर्सेस टाइम डायग्राम बनाते थे वो पैराबोलिक डायग्राम कुछ होता था ऐसे, एक्स टी कर्व। याद आ रहा है कि नहीं? क्योंकि x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमें पता है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और किसी गिवन वेलोसिटी पे x जो है टाइम के स्क्वायर से वेरी करता है, यानी पैराबोलिक कर्व होता है, तो x और t में एक पैराबोलिक कर्व होगा 2 डिग्री का, ठीक है। दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी आपको पता है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो लीनियरली बढ़ रही है। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है कि नहीं लिखी? तो वो भी हम जानते हैं कि ये अगर एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होने वाली, u अगर जीरो कर दो तो v इज इक्वल टू ए टी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये 3 कर्व होने चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो पहला वाला तो सही है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है। दूसरा क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली वेरी करती है। लीनियरली वेरी होने का मतलब कि टाइम की पावर 1 है। देखो इस इक्वेशन में टाइम की पावर 1 है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखो बी वाला कर्व भी सही है। सी वाला कर्व क्या सही है? ये सही नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पोजीशन टाइम के साथ पैराबोलिकली चेंज होगी। बात समझे? तो ये डी वाला कर्व सही है। तो सही कौन से हो गए? ए, बी और डी। तो इसमें ऑप्शन देखो, ए वाला गलत हो गया, बी वाला भी गलत है, सी भी गलत है। सही कौन सा है? ऑप्शन डी। ये देख लो बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान होगा तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ये टी है। देखा बच्चों, इन क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं चैप्टर के एंड में पीडीएफ दे दूंगा, ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। बस आप इनके सॉल्यूशन दिमाग में रखना। सॉल्यूशन मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि तुम टाप के चले आओगे, फिर तुम समझोगे कुछ नहीं। लेक्चर देखो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, साथ ही साथ क्वेश्चन एंड में मैं सारी पीडीएफ दे दूंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चन जो जो मैंने सॉल्व कराए वो सब होंगे, ठीक है। ये देख लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये भी ग्राफ पे एक क्वेश्चन है, 2018 मेंस में आया है। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये भी एक क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन, वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ये सारे जो ग्राफ हैं वो एक ही मोशन को दिखा रहे हैं, लेकिन एक इसमें से गलत है, उसको चूज करना है। तो बच्चों ध्यान से समझते हैं। पहले हम ऐसा एक डायग्राम लेते हैं। देखो बच्चों, हायरार्की हमेशा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए उनमें एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले वो फिगर देखो जिसमें एक्स वर्सेस टाइम दिया हो, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम। अगर ये ना दिया हो तो v वर्सेस टाइम देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम लास्ट में देखो। बात समझ? तो पहले से चालू करो। क्या इनमें पोजीशन वर्सेस टाइम दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। एक डी वाला पोजीशन और सी वाला डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो पहले हम डी वाला देखते हैं पहले पोजीशन टाइम वाला देखते हैं। इस कर्व के हिसाब से क्या हो रहा है
कि अगर ये ओरिजिन है बच्चों, ओरिजिन, तो जो भी आपका पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वो अपनी डिस्टेंस बढ़ा रहा है ओरिजिन से, लेकिन टाइम और बढ़ रहा है तो वो किसी पॉइंट पे, ये पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद, यहाँ पर देखो पहुंचने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करके ओरिजिन की तरफ फिर चल रहा है। तो यानी कि वो पहले आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, यही तो पोजीशन टाइम बता रहा है। तो यानी कि ये कर्व से हमको समझ में आ गया कि उसका मोशन किस तरीके का। पहले हमने x वर्सेस t देख लिया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम नहीं, पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक। तो x वर्सेस t देख लिया हमने। अब क्या देखना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखो। तो इस कर्व से हमें ये पता चला है कि पहले उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी वेलोसिटी जैसी भी रही हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो जा रहा है, ठीक है, इसीलिए तो पोजीशन बढ़ रही, फिर पोजीशन घट रही, यानी कि वो ओरिजिन के पास आ रहा है। बात समझ रहे हो? कुछ टाइम के बाद वो क्या हो रही, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ जा रहा है कि नहीं हुआ जा रहा। तो जरा ये वाला कर्व देखो बच्चों, ए वाला, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर जब वो ओरिजिन पे है तो वो चलना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ धीरे धीरे घटती रहती, एक टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और फिर वो जीरो होने के बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना चालू कर देता है। इसीलिए देखो यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी। यही तो दिखा रहा है कि हम चल किसी डायरेक्शन में रहे हैं लेकिन हमारी वेलोसिटी घट रही है, फिर एक टाइम के बाद हम रुक जाते हैं और फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू करते हैं और हमारी वेलोसिटी फिर बढ़ती रहती है। तो ये देखो यही तो दिखा रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही समझ में आ रहा है कि पहले ओरिजिन से पोजीशन बढ़ रही, मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, उसके बाद वो रुक जा रहा है और फिर तो रुकेगा कैसे, वेलोसिटी घटनी चाहिए ना। देखो ये देखो दिख रहा है कि नहीं, वेलोसिटी जीरो होगी एक टाइम के बाद और फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना चालू कर देता है। इसलिए हमें पता है कि मोशन इन वन डायमेंशन में वेलोसिटी के प्लस और माइनस डायरेक्शन से सिर्फ मतलब होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस और माइनस साइन से मतलब होता है किस डायरेक्शन, तो उसकी वेलोसिटी अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही। अब जरा बच्चों आ जाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो गया। अब यहाँ पर दो कर्व और दे रखे हैं जिसमें उनका जिक्र नहीं है, जो हमने बताया कि देखना है, तो ये दो तो आपने देख लिए। अब चलो बी वाला भी देख लेते हैं। हमें सारे जो ग्राफ है वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए मिलने चाहिए। तो पोजीशन टाइम से ये वाला तो कर्व क्लियर हो गया कि ये भाई ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये इससे मिलता जुलता है। मिलता जुलता मतलब सेम नहीं, मिलता जुलता मतलब इससे डिराइव्ड है और ये सही आ रहा है, मतलब इसका रिलेशन हमें दिख रहा है कि भाई पोजीशन बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी घट रही है और फिर वो वेलोसिटी रिटर्न होकर अपनी पोजीशन की तरफ, ओरिजिन की तरफ दोबारा बढ़ रहा है, ठीक है। अब बी वाला देखते हैं क्या बता रहा है। बी ये बता रहा है कि पोजीशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो जैसे जैसे देखो बच्चा पोजीशन बढ़ रही है वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी देखो घट रही। एक पोजीशन के बाद यानी इस वाले पॉइंट के बाद वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, लेकिन किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो प्लस वी है, ये माइनस वी है। तो यानी कि ये वाला कर्व भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही। अब डी वाला बच्चा अगर मैं आपकी जगह होता तो तुरंत ऑप्शन टिक, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं तीनों बता रहा हूँ, वरना मैं तो तुरंत सी पे टिक मार देता कि ये गलत है। क्यों गलत है ये भी देखो बच्चों। डिस्टेंस वर्सेस टाइम दे रखा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम यानी कहीं ना कहीं एक्स को ही ले लो। अगर वन डायरेक्शन में चल रहा है तो एक्स को ले लो शुरुआती दौर में, तो एक्स डी एक्स बाई डी टी बच्चों क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं। अब यहाँ पर dx बाई डी का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। अगर मैं इस पॉइंट पर ओरिजिन पे टेंजेंट डालूं तो ये देखो ये टेंजेंट क्या आ जाएगा, ये टेंजेंट ही तो वेलोसिटी बताता है और ये इस केस में जीरो आ जाएगी। बात समझो। अगर मैं डिस्टेंस को, ऊपर बढ़ने वाली डिस्टेंस को x ले लेता हूँ जैसे कि वहाँ पर है, तो dx बाई डी टी, हम आपको याद होगा हम लोग जब मोशन पढ़ रहे थे तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इस पॉइंट पे dx बाई डी टी जब मैं निकालूंगा तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। या अगर मैं dx बाई डी टी यहाँ पर देख रहा हूँ और इस वेलोसिटी टाइम को देखो तो हमें पता है t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। ये वाला कर्व देखो t इज इक्वल टू जीरो है लेकिन वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो आ रही है। इस कर्व के हिसाब से जब वो चलना चालू होगा तभी तो उसकी पोजीशन बढ़ेगी। यहाँ पर भी देखो पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी में, पोजीशन जब जीरो है तब भी वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है कि जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। ऐसा तो है नहीं, टाइम जीरो है तब भी वेलोसिटी है, पोजीशन भी है कुछ उसकी जीरो पोजीशन पे। तो ये वाला कर्व आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट डालने पे वेलोसिटी जीरो बता रहा है, लेकिन हमें इन तीन कर्व से यही पता चल रहा है कि उसकी ओरिजिन पर एक वेलोसिटी है, t इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है और यहाँ वेलोसिटी भी जीरो बताया जा रहा है। बात समझ गए। तो इसमें आंसर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें अगर आपका आंसर लिखना होगा तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसको देख लो एक बार,
देखा ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग बच्चों नहीं लगाना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर बस इसमें क्या है कि ये देख लिया भैया सारे मैच कर रहे हैं कंडीशंस के हिसाब से, ये नहीं मैच कर रहा सॉरी, देख लो इसको। ये भी देखो एक क्वेश्चन आ गया आपका किस पे, ग्राफ्स पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 मतलब उस हिसाब से है कि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक। ये सन 2000 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड, ठीक है भाई। इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट d/2, मतलब वो टकराती है फिर आधी हाइट तक फिर से ऊपर उठती है। नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी वर्सेस हाइट विथ हाइट अबव द ग्राउंड, इन चारों में से कैसे वेरी करेगा? तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसमें से जितने, देखो सबसे, जब भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा करो बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट वाइज तो ठीक है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो कॉन्सेप्ट समझो, एक एक ग्राफ को समझो, लेकिन वहाँ जब आप पेपर में सॉल्व करते हो तो इतना टाइम तो होता नहीं, तो जल्दी जल्दी वो ऑप्शन हटाया करो जो आपको पता है कि ये तो है ही नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब बच्चों एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्जिबल है, एयर रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लेजिबल है, और वो जो बॉल है वो किसी हाइट, क्या कह रहा है, हाइट डी से नीचे गिर रही है, ठीक है, ग्राउंड पे आ रही है, नीचे गिर रही, तो वो ऑब्वियस सी बात है गिरेगी, ड्यू टू ग्रेविटी गिरेगी कि नहीं गिरेगी। अब ये बताओ बच्चों, हमें पता है कि वेलोसिटी का ये डिस्टेंस और एक्सेलरेशन से, ये कितने हाइट से गिरी है और इसका एक्सेलरेशन से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता कर सकते हैं। अंडर फ्री फॉल क्या हो जाता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। याद आ रहा है कि नहीं आपको? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग ये सॉल्व लगाते थे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द केस ऑफ फ्री फॉल। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही कि वेलोसिटी स्क्वायर का कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ h है, यानी हाइट और वेलोसिटी का पैराबोलिक रिलेशन होगा, यानी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो एक ऑप्शन खत्म हो गया भाई, वेलोसिटी का स्क्वायर है और उसमें h की पावर 1 है, तो यानी कि कहीं ना कहीं पैराबोलिक कर्व होगा। याद आ रहा है कि नहीं? तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि जब भैया इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मानूं, मतलब ये प्लस वाई डायरेक्शन मानूं, नीचे माइनस वाई डायरेक्शन मानूं, तो नीचे जब गिर रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी बढ़ेगी? निगेटिव वाली वेलोसिटी, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं हम? निगेटिव। जब वो टकरा के ऊपर जाएगी तो कौन सी वेलोसिटी बढ़ेगी? पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली वेलोसिटी इसकी घटेगी। देखो बच्चों क्या सीन क्या होगा जब वो फेंकी जा रही है ऊपर से, तो इस वक्त अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी 0 है जब डी हाइट से फेंकी जा रही है। जैसे 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 नीचे आ रही है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही, बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कौन सी बढ़ रही है? निगेटिव डायरेक्शन में। जैसे ही वो टकरा के ऊपर उठेगी, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे टकराने के बाद बहुत ज़्यादा होगी, बस क्या होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, -v से वो +v की तरफ जाने लगेगा और एक पॉइंट पे आके 0 हो जाएगा। तो अब देखो हमें ये भी पता चल गया कि जो भी वेलोसिटी वर्सेस हाइट का डायग्राम होगा उसमें प्लस भी होना चाहिए, माइनस भी होना चाहिए, यानी पोजीशन के हिसाब से पॉजिटिव वेलोसिटी भी आनी चाहिए, निगेटिव भी आनी चाहिए। इन डायग्राम्स में देखो बच्चों अगर, तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो यहाँ पर ओरिजिन से खाली वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन में ही तो दिखा रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि नेगेटिव भी आएगा क्योंकि नीचे आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, और ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर सिर्फ निगेटिव दिखा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं दिखा रहे। बच्चों ये देखो, ये पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई, ये निगेटिव, यहाँ सिर्फ निगेटिव दिखा रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव। तो इनके हिसाब से ऑप्शन तो हमें पता चल गया आंसर ए है। लेकिन अब फिर से हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो क्या देखा हमने कि पोजीशन, अगर ये हाइट है और ये ओरिजिन मान ले, तो हाइट जब डी थी यानी जब ये टॉप पोजीशन पे था, तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, और ये दिख भी रहा है, ये देखो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई कितना होता है? 0, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जैसे ही वो गिरेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये वाला हमने नेगेटिव माइनस भी लिया, ये देखो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं? हाइट घट रही है, ये देखो, और वेलोसिटी घट रही है। ये एरो का मतलब क्या है कि ये ओरिजिन से पास जा रहा है, यानी ग्राउंड की तरफ आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। और कौन सी बढ़ रही है? नेगेटिव भी बढ़ रही है, और पैराबोलिक बढ़ रही है, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है हमारा। बात समझ रहे हो? जैसे ही वो टकराता है ओरिजिन
ग्राउंड पर क्या होता है बच्चों, होता क्या है कि उसकी वेलोसिटी तुरंत -v से +v में हो जाती है, या कुछ हो। देखो अगर ग्राउंड पे हमें ये पता नहीं करना है कि टकराने के बाद कितनी होगी, वो सब कहानी बच्चों हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ इम्पैक्ट, ये सब दुनिया भर की बात है। मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, कुछ तो घटेगी भी ना, कुछ ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेगा अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो, कुछ वेलोसिटी उसकी होगी लेकिन अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। और जैसे जैसे वो ग्राउंड से टकरा के ऊपर उठेगा, और कितनी दूरी तक ऊपर उठ रहा है, d/2 तक। देखो ये देखो हाइट d/2, ये d/2 देखो आधे पे आ रही है कि नहीं आ रही। तो जैसे जैसे उसकी पोजीशन ग्राउंड से फिर बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी घटने लगेगी और वो फिर रुक जाएगा। तो आया तेजी से टकराया, फिर ये धीमा होगा। हाँ समझ रहे हो कि नहीं। तो ये वाला कर्व हमारा सही है। देखा ये क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था। यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होगी, दोनों टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ से नीचे आने पर और टकरा के ऊपर जाने पर भी जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर भी वेलोसिटी 0। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अच्छा इसलिए भी कि अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो 2 ऑप्शन तो हम ऐसे ही निगलेक्ट कर देंगे, और तीसरा भी तुरंत निगलेक्ट कर देंगे, ए हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देख लो इसको एक बार, देख लिया। देखा बच्चों कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, डरोगे नहीं तो सब डर के आगे जीत है, वही वाला हाल। क्वेश्चन 13 क्या है बच्चों, ये आया है सन 2019 मेंस में। आप कहोगे सर आप सारे क्वेश्चन 2015, 19, 14 ये 2023, 24 क्यों नहीं लगवा रहा हूँ। आपको बताता हूँ क्यों नहीं लगवा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मुझे लगे जो कॉन्सेप्ट वाइज से अच्छे थे वो मैंने चूज़ करे। मैं नेक्स्ट चैप्टर में कोशिश ये भी करूंगा कि जो लेटेस्ट 23, 24 में आए हुए क्वेश्चन है वो भी 1-2 सॉल्व करा दूंगा तसल्ली के लिए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा पिछले 1-2 सालों से कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इतना तो रिसर्च है, देखो बच्चों मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा हूँ कि आपका IIT या नीट निकलवा दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर गारंटी दे रहा हूँ कि जितना पढ़ा रहे या पढ़ा जा रहा है यहाँ, इससे ज़्यादा बच्चों कहीं पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा है ही नहीं सिलेबस में, क्या पूछा जाएगा। ठीक, और ये भी कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन इसीलिए लगवा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हम कहीं जाकर पढ़ लेंगे तो हमारी बुद्धि और खुल जाएगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन सॉल्व होने भर का हमने बहुत पढ़ लिया बच्चों, बल्कि ज़्यादा ही पढ़ लिया। ठीक है, बहुत बातें हो गई। देखो क्या है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज y = 2x - 9x²। ठीक है, if it were launched at an angle θ0 with speed v0, then take g = इतना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थीटा और v0 पता करना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कह रहा है कि भाई एक प्रोजेक्टाइल है, उसको लॉन्च करा गया है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी वेलोसिटी है v0 और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है, थीटा। यही हमें पता करना है, यही हमें पता करना है। और हमें दे क्या दिया है, हमें इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, y = 2x - 9x²। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ फिर सॉल्व कराता हूँ। देखा। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर किसी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन दे रखी है y = 2x - 9x², हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। याद करो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, y = x tan θ - gx² अपॉन 2u² cos² थीटा। थीटा नॉट कह लो इसको, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है ना ये, और इसको v0 कह दो, इनिशियल जो वेलोसिटी दे रखी है v0² cos² θ0। ये है कि नहीं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो बच्चों, तो देखो x के साथ क्या चिपका हुआ है, tan थीटा, और यहाँ पर x के साथ क्या चिपका हुआ है, 2, तो tan θ0 कितना हो जाएगा, tan θ0 2 हो जाएगा। भाई इसको कंपेयर करोगे तो x के साथ tan θ0 लगा है, इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो tan θ0 को हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो ये देखो आ गया tan θ0 2। अच्छा ये क्या होता है, अगर नीचे 1 ले लो तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं। हाइपोटेन्यूज बच्चों क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2²
प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √5। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह दोगे सर ये क्यों कर रहा हो, अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहा है। तो यहाँ से बच्चों cos थीटा नॉट अगर निकालें, cos थीटा नॉट कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज हम निकाल चुके हैं √5। तो ये देखो थीटा नॉट कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा नॉट हो जाएगा cos इनवर्स 1/√5। तो एक आंसर हमें पता चल गया, थीटा नॉट पता करना था। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, cos इनवर्स 1/√5 या ऑप्शन सी। तो आंसर तो ऐसे ही लगा सकते हो, देखो ऑब्जेक्टिव होता तो आंसर तुरंत लगा देते, सारे कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी नहीं। लेकिन वेलोसिटी भी पता करनी, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं वेलोसिटी भी दिखा देता हूँ कैसे निकालनी। जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है, क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पर 9 लाना है तो इसका मतलब G/2V0² cos स्क्वायर थीटा नॉट की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगेन सेकेंड टर्म क्या है आपका, G/2V0² cos स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू 9। 9 होगा कि नहीं। अब यहाँ पर G की वैल्यू रख दो 10/2V0² इंटू cos थीटा नॉट स्क्वायर। cos थीटा कितना है 1/√5। तो ये हो जाएगा 1/√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 5 10। और ये 1/√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो क्या आ जाएगा, V0² इज इक्वल टू आ जाएगा, या मैं इसको सही साफ लिख के दिखाता हूँ। ये हो जाएगा बच्चों 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 25/V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, इतना बड़ा है नहीं है कुछ। V0 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/9। तो V0 हो जाएगा बच्चों, इसका अंडर रूट ले लो 25/9 का, तो ये हो जाएगा 5/3। V0 हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्या ऑप्शन सी में 5/3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है। देख लो इसको, क्वेश्चन सिंपल भी है लेकिन क्या है, ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं कि आपको प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन याद है या कुछ नहीं। नहीं भी याद होगे तब भी आप सॉल्व कर लोगे इसको। देख लिया। इसको भी देख लो। एक ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है, अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट नया अभी मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे याद आया कि ये भी आपको बताता हूँ। हालांकि वो आप अपने आप भी सॉल्व कर लोगे, इतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स और फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक कि अगर नहीं भी कुछ चीज़ पता होगी उस टॉपिक से जो हम पढ़ चुके तो हम कुछ ना कुछ करके डिराइव कर सकते हैं। ये मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, 2 guns A and B can fire bullets at speed 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी A की स्पीड कितनी है, जो A जो बुलेट है, 2 जो गन है उसमें बुलेट की स्पीड कितनी हो सकती है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो बुलेट B है, बुलेट बता रहा हूँ, गन जो B है उसमें 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, फ्रॉम अ point on a horizontal ground they are fired in all possible directions, all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullet on the ground fired by the 2 guns is अब बच्चों इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन अभी पहले समझाता हूँ फिर बताता हूँ। इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो पॉज करके, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ क्या कह रहा है। देख लिया बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक बुलेट है, गन है, ठीक है, एक गन मान लो ग्राउंड पे है और ये गन ग्राउंड पे है किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट को ओ मान लो। ये गन मतलब तुम्हारे हाथ में गन है तो तुम इसको किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हो। और ये कह रहा है कि ये गन जो है हर पॉसिबल डायरेक्शन में फायर कर रही है। डायरेक्शन का मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से नहीं है, मतलब कि कभी इधर फायर करा, कभी इधर फायर करा, इधर इधर इधर, हर चारों तरफ। पहले इसने क्या करा, इधर फायर करा तो ये ऐसे गई, फिर ये घूम गई, फिर उधर फायर करा, फिर इधर फायर करा, फिर इधर फायर करा, ऐसे ऐसे फायर कर रही है। ये हर जगह घूम घूम कर फायर कर रही है। ठीक है,
तो जब आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्राउंड पर कौन सा एरिया कवर करेगी भाई? ग्राउंड पे ऑब्वियस सी बात है कि जो रेंज होगी वो एक सर्किल होगा। ये देखने में इलिप्स लग रहा है, लेकिन ऊपर से देखने पे क्या लगेगा कि ये गन है, और ये देखो हमारे क्या है, ये सारे ये हमारे क्या पहुंच गए, ये गन यहाँ तक पहुंच रही है। सामने से देखने पर क्या दिखेगा कि ये गन ऐसे गई, देखिए ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो देखो बच्चों, जब हर पॉसिबल डायरेक्शन में कभी इधर फायर करी, इधर फायर करी, इधर फायर करी, इधर फायर करी, हर जगह जब फायर करोगे हर डायरेक्शन में, पॉसिबल डायरेक्शन में, तो जो एरिया कवर होगा वो क्या होगा? सर्किल होगा। होगा कि नहीं? ग्राउंड पे जो एरिया कवर होगा वो सर्किल होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो गन ए एंड बी हैं, दो गन्स हैं, दोनों अलग अलग ऐसा कर रही हैं, इनके द्वारा जो मैक्सिमम एरिया ग्राउंड पे कवर होगा वो उनका रेशियो क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ भी। तो यहाँ पर बच्चों बस एक चीज हमें क्लियर होती है, क्लियर ये होगी कि व्हेन, क्या क्लियर होगा समझो बात को, व्हेन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल is maximum area covered by bullets, area covered by bullets on ground is मैक्सिमम। बात समझे कि नहीं? कह दोगे सर हाँ समझ गए। अब भाई ये बताओ, सर्किल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये रेडियस है, तो रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई ये कितनी दूर गन ये बुलेट जाके गिरेगी, यही तो हमारी रेडियस होगी कि नहीं? सर्किल की रेडियस होगी कि नहीं? और ये रेडियस मैक्सिमम कब होगी? जब आर हमारा आर मैक्स होगा। आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। याद करो हम लोगों ने मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव करा था कि नहीं? तो एरिया कवर्ड, मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय बुलेट्स क्या होगा? पाई इंटू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का स्क्वायर, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन समझ गए हो? ये बात बस ध्यान में रखनी है और यह आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है, हमें पता है मैक्सिमम रेंज कितनी होती है बच्चों? आर एम होती है यू स्क्वायर बाई जी। याद आ रहा है कि नहीं? एट 45 डिग्री हम लोग निकालते थे यू स्क्वायर बाई जी। फॉर ए बुलेट ए के लिए मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? आर एम ए ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगी यू ए स्क्वायर बाई जी। और एरिया ऑन द ग्राउंड कितना होगा? एरिया को लिख लेते हैं ए। एरिया ऑन द ग्राउंड कितना हो जाएगा? पाई आर एम ए का स्क्वायर। यही तो मैक्सिमम रेंज ऑफ ए का स्क्वायर, यही रेडियस होगी। और ये मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम एरिया फॉर बुलेट ए। तो यहाँ पर ये कितना, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई यू ए की पावर, यू ए स्क्वायर है, स्क्वायर 4 हो जाएगा, अपॉन जी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिमिलरली फॉर बी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? आर एम मैक्सिमम रेंज फॉर बुलेट बी इज इक्वल टू यू बी स्क्वायर अपॉन जी। और इसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा? जैसे उसका होगा बुलेट ए का, ये हो जाएगा ए बी। इसको क्या लिख सकते हैं? पाई मैक्सिमम रेंज ऑफ बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा यू बी की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं? अब हमें इसी का रेशियो निकालना है। इसको देख लो फिर रेशियो। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो सिंपल होगा ए अपॉन ए बी। यही तो, जब इसको रखोगे, वैल्यू रखोगे तो पाई अपॉन जी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? यू ए की पावर 4 अपॉन यू बी की पावर 4। यही तो बचेगा। कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। यू ए कितना है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और यू बी कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 अपॉन 2 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 16। तो आंसर आ जाएगा 1:16। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बस समझ में आना चाहिए। तो आंसर आपका ऑप्शन बी सही है, 1:16। ये देख लो एक बार, क्वेश्चन देख लो फिर आगे बताता हूँ।
अच्छा किलोमीटर पर सेकंड में ही दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, अरे किसमें भी दिया हो, रेशियो निकाल रहे हो तो वो मैटर नहीं करता, बस एज लॉन्ग एज दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। देखो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। मान लो ये किलोमीटर पर सेकंड में दिया हो और ये किलोमीटर पर आवर में दिया हो, तो होगा क्या, जब रेशियो निकालोगे तो गलत आ जाएगा, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट सेम करके रेशियो निकालना है। यहाँ पर तो सेम दे रखा था, देख लिया, इसको देख लो, ये पॉइंट नोट कर लेना अगर क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर रहा हो। व्हेन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, एरिया कवर्ड बाय बुलेट्स ऑन ग्राउंड इज मैक्सिमम। ठीक है, और वहीं से हमने फॉर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला पता है हमें, फॉर ए अप्लाई कर दिया, फॉर बी अप्लाई कर दिया, दोनों का रेशियो ले लिया और दोनों की वैल्यू पुट कर दी वेलोसिटी की, तो 1/16 या 1:16 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, देख लो इसको। अब बच्चों बात यह है कि ये जो क्वेश्चन मैंने लगवाया है, मैंने क्या बताया था कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन खत्म। अब एक नई बात करते हैं, अब न्यूमेरिकल नहीं, ये वाला न्यूमेरिकल खत्म, ये लेक्चर के टॉपिक भी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2-4 क्वेश्चन और लगा लेंगे। IIT JEE के हमने प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर लिए, लगभग 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इतने आपको समझाने के लिए बहुत हैं, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लेने हैं। मैंने बताया था कि DC पांडे बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, अरिहंत पब्लिकेशन की, वो ले लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर डालना सारे। मैंने कुछ, भाई देखो टाइम का भी कंस्टेंट है, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो तुम भी मेहनत नहीं करोगे, वो सब सॉल्व करो। जो क्वेश्चन तुमको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा हो कि भाई तुमसे लग भी ना रहा हो और उसका सोल्यूशन किताब में देखने के बाद भी तुम अटक रहे हो कि ये कैसे कर दिया, वो कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा किसी एक नए लेक्चर में। ठीक है, मैं बताने क्या जा रहा था उस पर आते हैं। बताने जा रहा था, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अगर मैं प्रोजेक्टाइल ऐसे, मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, वो क्या करने लगते हैं, वो ये वाला एरिया कैलकुलेट करने लगते हैं। देखो क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि एरिया ऑन द ग्राउंड कैलकुलेट करना है। बुलेट जहाँ जहाँ पर गिरेगी तो जब उन सब को लोगे तो एक सर्किल बनेगा, वो एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन इसको भी हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्टिकल प्लेन में एक ऐसा एंगल बताओ, एक ऐसा एंगल बताओ जिसमें जो प्रोजेक्टाइल एरिया है वर्टिकल प्लेन में, मतलब जब हम ऐसे फायर कर रहे हैं तो वो किसी दूरी पर जाके गिरेगा, ये एक पैराबोला पाथ फॉलो करेगा, तो इसके नीचे का जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो वर्टिकल प्लेन में बना है, ये कितना होगा, कब मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू ऑफ थीटा पे मैक्सिमम होगा। तो इसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह अगर आप लिख लो कहीं पर तो ज़्यादा सही है, और ये नोट ज़रूर कर लेना, बाकी मैं नोट्स तो दे ही दूंगा आपको। ठीक है, क्या है, मैं आपको यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ, मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम एरिया covered by projectile in vertical plane or in plane of projectile। ये कहना ज़्यादा सही होगा वर्टिकल प्लेन से। इन प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि भैया जिस प्लेन में प्रोजेक्टाइल है, प्लेन का मतलब क्या है कि इमेजिनरी चीज की, भैया वो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा है, प्लेन मोशन है कि एक बॉल जा रही है तो वो इसी प्लेन में होगी, तो इस प्लेन में वो कितना एरिया कवर करेगी वो हमें पता करना, वो कंडीशन पता करनी है कि कब वो मैक्सिमम एरिया कवर करेगी। तो क्वेश्चन आप समझ गए हो, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना बहुत आसान है बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स इसमें यूज होनी है और ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी समझ जाओगे कितनी आसान मैथमेटिक्स है। देखो ये सीधा नहीं बना क्या, देखो बच्चों मान लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी होगी कुछ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, u है, और एंगल है इसका थीटा, ठीक
ठीक, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है आर, मैक्सिमम रेंज है आर, और इसकी मैक्सिमम हाइट एच एम, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एच एम है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? पहले तो हमें एरिया थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, हमें एक ऐसी कंडीशन निकालनी है कि जब हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम होगा, मतलब एरिया कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए पहले बच्चों हमें एरिया निकालना पड़ेगा ना। एक बार एरिया पता चल जाए थीटा के रिस्पेक्ट में, अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर गिवन velocity of projection, for given velocity of projection, area depends upon angle of projection। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? कहते हो कि सर बिल्कुल एग्री करते हैं। भाई ये बताओ, अगर इसकी वेलोसिटी फिक्स है कि भैया हम फेंक इतनी ही तेज सकते हैं, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। ये एरिया किस पर डिपेंड करेगा? ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि थीटा कितना है। भाई देखो, थीटा अगर वर्टिकल होगा, एकदम ऊपर फेंक दोगे तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई एरिया जीरो हो जाएगा, कोई एरिया कवर नहीं करेगा। नीचे हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंक दोगे तब भी कोई एरिया नहीं होगा। इस डायरेक्शन में फेंको, कुछ ऐसा एरिया कवर करेगा, फिर ऐसा एरिया कवर करेगा, कुछ इन सब के अंडर कुछ ना कुछ एरिया आएगा। अब हमें वो एंगल थीटा पता करना है जिस पे ये एरिया मैक्सिमम होगा, तो पहले हम एरिया पता कर लेते हैं। अब यहीं पर एक खेल हो जाएगा। खेल ये हो जाएगा कि ये जो शेप है ये एक पैराबोला है, और पैराबोला का हो सकता है आपको एरिया बच्चों ना पता हो, और नहीं पता भी होना चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ा, ये सर्किल ट्राइंगल तो है नहीं कि आपको इसका एरिया याद होना चाहिए। वैसे याद है तो बहुत अच्छा होता है, 2/3 बेस इनटू हाइट इस टाइप के पैराबोला का एरिया होता है। लेकिन चलो छोड़ो, नहीं याद है तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। भाई हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पता है। अगर वो चैप्टर नहीं देखा बच्चों, देखो इसीलिए मैंने 19 लेक्चर की सीरीज़ बनाई थी मैथमेटिक्स की, ताकि जब ये सब सॉल्व होगा तो आपको बिल्कुल हलवा लगे ये सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें इसका एरिया निकालना है। हमें पता है कि हम इसका एरिया ऐसे नहीं निकाल सकते। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया एक काम करो, तुम एरिया नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो, बिल्कुल नाम मात्र की, एक इतनी पतली स्ट्रिप ले लो कि उसका एरिया रेक्टेंगल के बराबर कर दो। भाई एक पतली स्ट्रिप लेंगे तो ये 2 पॉइंट इतने पास होंगे कि इसको हम रेक्टेंगल मान सकते हैं। इस स्ट्रिप को ओरिजिन से x दूरी पे ले लिया, मान ले x वेरी कर रहा है ना, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है x बढ़ता जा रहा है, और इस स्ट्रिप की कितनी हम थिकनेस मान लेंगे dx मतलब बहुत छोटा स्मॉल एलिमेंट, यही तो, ये dx मान ली। और ये बच्चों हम इसकी जो हाइट मान लेते हैं इस पॉइंट पर, वो मान लेते हैं y, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y हो जाएंगे कि नहीं, x दूरी y पर, ये हो जाएगा। अब एरिया बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ एरिया ऑफ स्ट्रिप मतलब ये छोटी नीली वाली स्ट्रिप, इसको मैं DA लिख देता हूँ। DA यानी छोटा एरिया। तो क्या होगी, लेंथ इंटू या हाइट इंटू ये ब्रेड्थ, y इंटू dx, ये हो जाएगा, रेक्टेंगल है ये, y इंटू dx बिल्कुल हो जाएगा। और हमें पता है, इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सिंपल है बच्चों। और हमें क्या पता है, हमें बच्चा ये पता है कि भैया पूरा एरिया अगर निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देना है हमें दोनों साइड, यही तो हमें पता था। और एरिया अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरी क्या कर रहा है, ये जो स्ट्रिप है ये 0 से लेकर x तक, यानी ये पूरी दूरी कितनी है r, 0 से लेकर r तक मूव करेगी स्ट्रिप, यानी जो dx है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से r। यही तो लिमिट किसकी होती है, उस वैल्यू की होती है जिसे आप वेरिएबल मान रहे हो। तो y तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट क्या है, x, यानी x बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो हमें dx की लिमिट लेनी है, x डायरेक्शन वो कितनी है, 0 से r, वही हमने ले ली। तो x की लिमिट होगी 0 से r, y dx। अब यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत क्या आ जाएगी कि सर y को x के रिस्पेक्ट में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अब यहाँ पर आता है बच्चों एक खेल ये होता है बच्चों कि आपको पता होगा, सिंस y इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? कह दोगे सर बिल्कुल है। ये वैल्यू बच्चों इसमें रख दो। इस इंटीग्रेशन डीए को हम टोटल एरिया ए बोल देंगे और ये क्या हो जाएगा 0 से आर, ये वाई की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये क्लोज कर दो इसको, ये dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह दोगे हाँ सर। अब ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो इसमें। टेन थीटा, अभी देखो थीटा अब कांस्टेंट, क्योंकि हम इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा हो जाएगा कांस्टेंट। थीटा को बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा टेन थीटा, पहले वाले टर्म में टेन थीटा बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? 0 से r x dx माइनस यहाँ पर क्या बचेगा g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा 0 से r x स्क्वायर dx। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता हो, याद होगा कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये बच्चों इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसकी लिमिट क्या होगी 0 से r माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा कि नहीं, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से r। ये देखो इसमें फिर मैं लिमिट की वैल्यू रख दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ही रह जाएगी, देखो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा कि नहीं? देख लो इसको। फिर नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। देखा? तो यहाँ से बच्चों एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा टेन थीटा। जब लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या था इंटू 1/3 बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब माइनस 0 हो जाएगा कि नहीं? देखो अपर लिमिट रखी आर क्यूब बाई 3 माइनस 0, ये हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर दो तो ये बच्चों बचेगा क्या, ये हो जाएगा आर स्क्वायर टेन थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये जी, ये 3 2 6 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा। क्या दोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको क्या हम और सॉल्व कर सकते हैं? और कैसे सॉल्व करा जा सकता है इसको? थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं आपकी जगह होता तो इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करता। कैसे कर सकते हैं? एक काम कर लेते हैं, काम ये कर लेते हैं बच्चों कि इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। ले ले एलसीएम, या कॉमन ले लो, सब कुछ कॉमन ले लो। तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, यही तो कॉमन बचेगा। ब्रैकेट में क्या आ गया टेन थीटा माइनस जी इंटू आर अपॉन 3u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, r की अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दे बच्चों तो ये टर्म और सिंप्लीफाई हो जाएगा। कह दोगे सर ये क्यों कर रहे हैं? देखो कर ये रहे हैं बच्चों ताकि हमें सबसे आसान तरीका मिल जाए, क्योंकि अभी हमें मैक्सिमम एरिया पता करना है, अभी तो सिर्फ हम एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं। जी अपॉन 3u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर की वैल्यू रख दो बच्चों। आर क्या होता है, आर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, होता है कि नहीं होता है? क्या दोगे सर? बिल्कुल। ये जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सिंस आर इज इक्वल टू सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये याद है कि नहीं? रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, हमने आर की यहाँ पर वैल्यू रख दी। कह दोगे सर यहाँ क्यों नहीं रखा, यहाँ अभी क्यों नहीं रख रहे, वो सब पता चल जाएगा। ये देख लो एक बार, फिर इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस क्या बचा यहाँ पर बचा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2/3 साइन थीटा कॉस थीटा,
अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा था कि नहीं था, ये देखो ये था। अब इसमें सिंप्लीफाई कर दो, ये कॉस थीटा से एक स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा आर स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस 2/3 टेन थीटा, यही तो बचा। क्या दोगे, हाँ सर यही बचा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, टेन थीटा कॉमन ले लो, आर स्क्वायर टेन थीटा बाई 2, क्या बचेगा 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/3, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टेन थीटा अपॉन 3 2 6। ये सॉल्व कर लेना बच्चों, इतना तो कर ही लोगे। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मैंने आर पहले क्यों वैल्यू नहीं रख दी। बच्चों आर वैसे भी बाहर था, अगर मैं वैल्यू रख भी देता तब भी वो बाहर ही रहता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत है, आर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, यानी जो रेंज है वो भी थीटा का फंक्शन है। भाई जिस एंगल पे फेंकोगे वही तो हमें बताएगा कि रेंज कितनी होगी उसकी। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच ए इज मैक्सिमम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुटिंग आर इज इक्वल टू वही जो अभी हम लोगों ने रखा था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक। तो ये वैल्यू रख दो, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब यू की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 6g स्क्वायर। ये बच्चों एरिया अंडर द प्रोजेक्टाइल होता है, एरिया अंडर द प्रोजेक्टाइल। अभी ये नहीं पता है कि ये मैक्सिमम होगा कि नहीं, एरिया अंडर द प्रोजेक्टाइल इन द वर्टिकल प्लेन। ये बच्चों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी एक शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा इसको डिराइव करने का, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ये इंटीग्रेशन करो। तो आर स्क्वायर की जगह क्या होगा, यू की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 6 जी का भी स्क्वायर हो जाए, ठीक। तो हम शुरुआत से देख लेते हैं हमने करा क्या। हमें मैक्सिमम एरिया पता करना है, लेकिन उससे पहले एरिया तो पता हो। तो एरिया के लिए हमने क्या करा, एक स्ट्रिप ले ली जिसकी थिकनेस थी dx और हमने लेंथ मान ली y। फिर हमने क्या करा, dA कैलकुलेट करा। dA कितना था, छोटे एरिया यानी स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx, और हमने इंटीग्रेट कर दिया। एरिया को इंटीग्रेट करेंगे पूरा तो a हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट x की लिमिट क्या है 0 से r यानी रेंज। अब y की वैल्यू हमने रख दी, y इक्वेशन में हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल इक्वेशन से x के टर्म में क्या होता है, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बच्चों हमने पुट कर दी। अभी हमें एरिया पता करना है, तो एरिया में हमें वेरी किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, ये x के रिस्पेक्ट में, यानी इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में करना है। हमने अंदर इंटीग्रेट करने के लिए क्या करा, tan थीटा बाहर ले लिया, पहले वाले टर्म में x के रिस्पेक्ट में कर दिया इंटीग्रेट, माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया। जब आप इनको इंटीग्रेट कर दोगे तो एक बार देख लो, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। इस पूरे टर्म को देखना है एक साथ। इसमें जब लिमिट रखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट रखी तो ये वैल्यू आ गई सारी, आर स्क्वायर टेन थीटा माइनस जी अपॉन 6u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर क्यूब। इसमें से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा टेन थीटा माइनस जी आर अपॉन 3u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस आर की हमने वैल्यू रख दी, ये जो अंदर वाला आर था यानी रेंज, वो कितनी थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये जब वैल्यू रखेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे हमने साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दी, कुछ और टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें एरिया मिल गया ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर टेन थीटा बाई 6। देखो बच्चों अगर इतना ही याद है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन आर की जब हम वैल्यू रख देंगे, आर इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, आर की वैल्यू रख देंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा यू की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा टेन थीटा अपॉन 6 स्क्वायर। अब कह दोगे सर इतना बड़ा याद रखने की जरूरत है या ये याद रखने की जरूरत है। देखो अगर ये याद कर सकते हो तो कर लो, वरना ये भी जरूरी नहीं। मैं अभी बता दूंगा कैसे याद रखना है। कहोगे सर हमने आर की वैल्यू रखी क्यों। अब बात समझते हैं, एरिया किसका फंक्शन है, एरिया है फंक्शन थीटा का। थीटा का फंक्शन है कि नहीं, कह दो कि सर बिल्कुल है कि एरिया भाई, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आर किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। जितना थीटा होगा उतनी ही आर होगी उस हिसाब से। तो हमें अगर किसी फंक्शन को, अब देखो फिर डिफरेंशिएशन पे पहुंच जाओ, अगर किसी फंक्शन को हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, हमें एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, किस थीटा पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो अब कुछ बचा ही नहीं बच्चों। अब हमें बस इसे इंटीग्रेट कर, वो डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो फॉर मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ ए डी ए बाई डी थीटा शुड बी 0। ये कंडीशन तो पता ही होगी आपको, कितना पढ़ चुके हैं हम लोग कि मैक्सिमा कब होगा, मैक्सिमम कोई फंक्शन कब होता है, जब डी ए बाई डी थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया फंक्शन थीटा का है, डी बाई डी थीटा। और यहाँ पर एरिया की जो वैल्यू आई, क्या आई थी एरिया की वैल्यू, यू की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा tan थीटा अपॉन 6g स्क्वायर, यू की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan थीटा अपॉन 6g स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान से समझते हैं, u की पावर 4 वेलोसिटी कांस्टेंट, हमने पहले ही बोल दिया कि किसी गिवन वेलोसिटी पे, यानी कि वेलोसिटी हमने कांस्टेंट ले ली है, सिंस u इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने मान लिया है कि वेलोसिटी हमें कांस्टेंट, अभी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पूछा ही नहीं है, हमें तो बस दे दिया गया कि हम इतनी तेज फेंक सकते हैं, और g भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो u की पावर 4 अपॉन 6 तो कांस्टेंट है, ये जी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जब बाहर लोगे तो 0 के इक्वल, भाई उसको नीचे ले होगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, बचेगा d बाई डी थीटा ऑफ, अब बच्चों मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाला हूँ, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, कह दोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू tan थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, tan थीटा को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख सकते हो कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 देखो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, ये क्या बचा अंदर, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस, तो ये कॉस थीटा बचेगा इज इक्वल टू 0, ये हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बचा, ये 4 नीचे ले जाओ उसके, तो ये 0 हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं, एक साइन क्यूब थीटा और एक कॉस थीटा, तो u इंटू वी प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा दो, पहला वाला छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला छोड़ो पहले का डिफरेंशिएशन, तो ये कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, क्यों, प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये बच्चों देखो, फिर नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ, मैं अभी फिर से रिपीट कर दूंगा इसको, पहले मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो बच्चों क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, अब देखो यहीं पर बात होती है बच्चों, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है, देखो होता है, बिल्कुल होता है, प्लस कॉस थीटा। अब बात आती है साइन क्यूब थीटा को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, देखो बच्चों अगर साइन थीटा एक्स होता, डिफरेंशिएशन आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, मैं फिर से समझा देता हूँ, साइन क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि साइन थीटा को एक्स मान लो, एक्स मान लो, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर, तो किसको हमने t माना था, x माना था, साइन को, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं, जैसे वो 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन थीटा क्यूब का क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा स्क्वायर, लेकिन हमने x किसको माना था, साइन थीटा को, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस थीटा। देखो बच्चों ये डायरेक्ट एक मेथड है जिससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिर लिखूँगी लेट सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, मैं करके भी दिखा देता हूँ, क्यों तुम लोग कंफ्यूज करो यार, वही तो दिक्कत है, बार बार फिर कहते हो सर लेक्चर लंबा हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, कुछ मान लो इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा मान लो, नहीं एक्स ही मानो, तो हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो तुम, इसमें जैसे x स्क्वायर है वहाँ पर साइन का कर दो, तो ये कितना हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। यही तो हम लोग करते थे कि भाई जिसको हमने x माना है उसको भी हम कर दें एक बार डिफ्रेंशिएट,
हाँ समझ रहे हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो तो 3 साइन स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यही देखो आ गया बच्चों की नहीं आ गया, ये आ गया। अब ये बच्चों मैं आपको ये इसलिए बस बता रहा हूँ कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन बाय सब्सटीट्यूशन करते थे तो ऐसे ही तो करते थे, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको x मान लो, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर जिसको x माना हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो, बस भाई हमने कर दिया। चलो ये सब छोड़ो, ये सब तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों एक काम करते हैं, सब कुछ इसमें साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इस पूरे टर्म को नीचे लेके जाऊँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। भाई हमें प्रोजेक्ट करना है तो ये वाली कंडीशन तो हम ले नहीं सकते कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, इट कैन नॉट बी 0। इस केस में 0 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 ले लिया तो थीटा 0 आ जाएगा, यानी प्रोजेक्शन तो हुआ ही नहीं। देन सिंस ये 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर क्या 0 हो सकता है 3, यहाँ पर क्या था एक टर्म और था, हम लोग खा गए एक टर्म खा गए क्या, नहीं सही है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इस साइन को उधर ले जाओ तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इस कॉस को नीचे ले आओ तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तो टेन थीटा हो गया आपका √3, और थीटा टेन थीटा √3 कब होता है, जब टेन 60 होता है, तो थीटा कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। बच्चों यहाँ से पता चला हमें एक चीज़, क्या पता चला, एक पेज और लेता हूँ, एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एरिया ए इज मैक्सिमम। यही बच्चों आपको पता करना था, इतनी गणित इसीलिए लगाई गई आंसर। और मैक्सिमम एरिया की वैल्यू कितनी होगी, आर क्या निकाला था हम लोगों ने, u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा टेन थीटा अपॉन 6g स्क्वायर, यही तो था। ये देखो क्या वैल्यू थी, हाँ u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा टेन थीटा अपॉन 6g स्क्वायर, ये सारी वैल्यू रख दो बच्चों इसमें। तो u की पावर 4 साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्रीज का स्क्वायर इंटू टेन 60 अपॉन 6g स्क्वायर, सॉल्व कर दो बच्चों इसको, तो एरिया मैक्स कितना आ जाएगा, एरिया मैक्स आ जाएगा, यानी किस थीटा की वैल्यू पर, u की पावर 4 इंटू साइन 120, साइन 120 कितना होगा, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 यानी कॉस 30, और कॉस 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर इंटू टेन 60 हो गया आपका √3 अपॉन 6g स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा u की पावर 4 इंटू √3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3/4, ये हो जाएगा 3√3/4 इंटू 6g स्क्वायर, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6, ये कितना बचेगा u की पावर 4 इंटू √3/2 4 8g स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आपका मैक्सिमम एरिया अंडर द प्रोजेक्टाइल। कहोगे सर इतनी गणित लगानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं लगानी पड़ेगी बच्चों, मैं आपको जितना बता चुका हूँ इतने में ये समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स आती होगी तो तुरंत हो जाएगा, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा ना। साइन 120 कितना होता है, इतना ही तो होता है, साइन 90 प्लस 30 √3/2, सही करा है कि नहीं, और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसको देख लो, अब शुरुआत से देख लो बच्चों इसको एक बार। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल प्लेन और इन प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो कैसे निकालेंगे सब बता चुका हूँ मैं। पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, और एरिया निकालने के लिए हमने इतनी सारी गणित लगाई, ये देख रहे हो,
फिर क्या करा हमने, जब एरिया निकल आया तो आर की वैल्यू भी रख दी हमने। फाइनली सब कुछ हमें थीटा के रिस्पेक्ट में लाना है, समझ गए हो कि नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में आ भी गया है सब कुछ। फिर हमने क्या करा, फिर हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करा सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा आया, साइन क्यूब थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। इसको जब सॉल्व करा हमने तो कुछ ऐसा निकल के आया परिणाम, 3 साइन थीटा स्क्वायर और ये सब निकल के आया। हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई करा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, फिर ये पता चला साइन स्क्वायर थीटा 0 नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करा तो टेन थीटा हमें कितना मिला, √3, टेन थीटा √3 मिला तो थीटा मिला 60 डिग्री। इससे पता चला हमें क्या, ये बच्चों लिखने की ज़रूरत है नहीं, लिखना हो तो लिख देना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये देख लिया, पॉज करके लिख लेना। एट, तो हमें पता चला एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एरिया कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल प्लेन इज मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम एरिया की वैल्यू कैसे आएगी, जो हमने एरिया निकाला तो उसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख देते हैं। तो थीटा जब 60 रखा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 120 डिग्री इंटू टेन 60 अपॉन 6g स्क्वायर। साइन 120 की वैल्यू रख दी हमने √3/2 इंटू टेन 60 √3, ये सब स्क्वायर स्क्वायर कर दिया हमने, ये हो गया 3/4, ये 4 नीचे आ गया इंटू √3, 3 2 ज़ा 6, ये कितना बचा 4 2 ज़ा 8, ये आंसर आ गया। ओफो, बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया हम लोगों ने, है कि नहीं। तो बस बच्चों ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये लास्ट वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया बस ये बताने के लिए करा है कि भाई एरिया अगर निकालना हो ग्राउंड पर तो आपको समझ में आ गया, वो सर्किल बन जाएगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है ये पूछ लें कि एरिया प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितना कवर करेगा, किस एंगल पे करेगा, तो 60 डिग्री पे करेगा और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, मतलब ग्राउंड से उठ रहा है प्रोजेक्टाइल और ग्राउंड पर ही गिरा जा रहा है, ठीक है। और वो कितना होगा इसे पता चलना, ठीक, समझ गए बच्चों। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।